अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। वेलकम टू माय चैनल होम ट्यूटर बाय ज़ुनैरा। बच्चे उम्मीद है आप लोग खैरियत से होगे, घर में होगे, सेफ़ होगे। बेटा आज हम लेक्चर ले रहे हैं नाइन्थ का। तो नाइन्थ का जो लेक्चर है हमारे पास वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2। जैसे आप देख रहे हो लिखा भी हुआ है। तो चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 2 हमारे पास क्या है जी, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सेकेंड चैप्टर है हमारे पास। इसमें आप देखोगे कि जो जो प्रॉब्लम्स हैं लिविंग बीइंग से रिलेटेड वो हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले जो है इसमें हम बात कर लेते हैं साइंस के बारे में कि साइंस बेसिकली है क्या चीज़। बेटा साइंस जितनी भी नॉलेज थी हमने पढ़ा पहला चैप्टर में, उसमें पढ़ा कि साइंस एक ऐसी नॉलेज है जिससे हम नेचर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसमें होने वाले प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसी तरह जो है वो साइंस बेसिकली सिस्टमाइज नॉलेज है डिराइव फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन से जो है उसको डिराइव किया जाता है। हम बात करेंगे बायोलॉजिकल मेथड की। बायोलॉजिकल मेथड हमारे पास क्या होता है, दैट इज़ अ साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, ऐसा मेथड जिसमें हम कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उसको हम कहते हैं जी ये है साइंटिफिक मेथड। वो डिफरेंट स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है जिस पे जो है हम अपना जितना भी जो प्रॉब्लम है उसको लेके चल रहे होते हैं, उसके रेलिवेंट हम हाइपोथेसिस देते हैं, उससे रेलिवेंट जो है हम उससे ऑब्जर्वेशंस लेके चलते हैं, फिर हम उसके जो है हाइपोथेसिस देते हैं, देन हम उसकी डिडक्शन कर, वो स्टेप्स आप आगे इंशाल्लाह पढ़ोगे। नेक्स्ट इसके नीचे ही है वो। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या ऐसा मेथड है जिसके अंदर कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वो इशू जो आप किसी लिविंग बीइंग से रिलेट कर रहे हो। जिस तरह इस चैप्टर में उन्होंने मलेरिया की एग्जांपल दी हुई है। जब मलेरिया के बारे में नहीं पता था लोगों को तो उसके बारे में जो कैसे मलेरिया के बारे में पता चला और किस तरह वो स्प्रेड होता है, किस तरह कॉज होता है, क्या वो जो है उसका ट्रीटमेंट क्या, वो सब चीज़ें जो हैं हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बात आती है कि बायोलॉजिकल मेथड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता रहा है ऑलमोस्ट 500 ईयर्स तक, 500 ईयर्स से। और देन हमारे पास इसमें बात की जाती है इसमें कि गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट जो दिए थे 1590s में, वो बेसिकली वो भी बायोलॉजिकल मेथड पे जो है वो उसमें काफ़ी बायोलॉजिकल मेथड ने अपना जो है वो रोल प्ले किया था। और ये बेसिकली यूज़ किए जा सकते हैं, मतलब ये बहुत सारी मेडिसिन की फ़ील्ड में, इकोलॉजी की फ़ील्ड में, टेक्नोलॉजी की फ़ील्ड में जो है वो बायोलॉजिकल मेथड का बहुत ज़्यादा अहम रोल है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास बात आती है कि बायोलॉजिकल मेथड जो है वो ऑल्सो इंश्योर करता है क्वालिटी ऑफ डाटा फॉर पब्लिक यूज़। कोई भी हमारे पास अगर जिस तरह मलेरिया की बात है तो मलेरिया बेसिकली एक ऐसी बीमारी जो किसी भी इंसान को हो सकती है, तो आम लोगों के लिए भी वो जो है वो इनको दे देते हैं, अवेलेबल कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो इजीली अपने आप को उस बीमारी से बचा सकें। सिर्फ मलेरिया नहीं, बहुत सारी, जैसा डेंगू भी आया आजकल, जैसा कोरोना आ रहा है, तो उस पर भी काफ़ी रिसर्च हो रही है। तो ये सब चीज़ें जो हैं बेसिकली एक मेथड से गुजार के उस पर सर्च करके उसके रिज़ल्ट्स निकाल के और देन जो है वो पब्लिक के लिए अवेलेबल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास बात आती है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को अगर सॉर्ट आउट करना है तो उसके लिए आपको क्या कुछ करना पड़ेगा। तो उसके लिए बेटा सबसे पहले आपको स्टेप्स देखने पड़ेंगे। जिस तरह पहला हमारा स्टेप आता है दैट इज़ रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। आपको पता होनी चाहिए कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कौन सी है। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी तो उस पर आप बाकी प्रोसेस के स्टेप्स लेके चलोगे, अदरवाइज़ अब प्रॉब्लम ही नहीं आपके पास तो आप उसको किसको आप जो है वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो फिर इसके बाद बारी आएगी ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन आप क्या कर सकते हो कि आप लोगों से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। जिस तरह किसी एरिया में जैसा बहुत ज़्यादा है, जैसे चाइना में कोरोना का इशू स्टार्ट हुआ सबसे पहले, तो हम चाइना से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, भाई हमें ये बताएं कि किस तरह है ये वो सब चीज़ें, वो ऑब्जर्वेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट हाइपोथेसिस, उससे रिलेटेड हम जो है कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे जो ऑब्जर्वेशन को प्रूव कर रही होगी या ऑब्जर्वेशन को फर्दर जो है वो लेके चल रही होगी। नेक्स्ट डिडक्शन है। डिडक्शन हम हाइपोथेसिस से निकालेंगे जिसमें हम इफ़ एंड देन यूज़ करेंगे कि अगर हमारे पास ऐसी स्टेटमेंट होगी तो ये होगा। नेक्स्ट हमारे पास बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा एक्सपेरिमेंट। तजर्बा करेंगे, पता चलेगा भाई जो रिज़ल्ट हम सोच रहे हैं वो रिज़ल्ट हमारे आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे। देन समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट्स आ गए, उनको समराइज़ करना, उनको इकट्ठा करना, गैदर करना, और वो सब चीज़ें फिर जो है फर्दर रिपोर्ट करना। दैट इज़ द बेसिकली दीज आर द स्टेप्स ऑफ दी बायोलॉजिकल मैथड। ठीक है, तो ये थे बेसिकली मेथड के स्टेप। ये आपको क्वेश्चन में भी आ सकता है, एनलिस्ट द मेन स्टेप्स ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड, तो उसमें ये आप सब स्टेप्स लिखोगे। ठीक है, अब हम इन्हीं स्टेप्स को वन बाय वन करके डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी,
सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि अगर आपके पास कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गई है अब, ठीक है, उसको आपने रिकग्नाइज़ कर दिया। रिकग्नाइज़ करने के बाद जो है आपके पास जिस तरह ये है रिकग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले अब इसमें देखो आपको रिकग्नाइज़ करनी है कि कौन सी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो हम कह सकते हैं कि बायोलॉजिकली हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद इसके अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है जी, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़ अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट कर रही है, दैट इज़ ईदर आस्क्ड बाय समवन और कम्स इन द बायोलॉजिस्ट माइंड हिमसेल्फ। वो बायोलॉजिस्ट के माइंड में खुद आ जाए, या उससे कोई पूछे, या उसके जहन में ये बात आए, या ऐसी कोई प्रॉब्लम जो उसके जहन में आ जाए, या वो किसी से पूछे, या उसे कोई वो किसी से नहीं पूछे, सॉरी, कोई उससे पूछे, तो ये बेसिकली बायोलॉजिकल मेथड प्रॉब्लम होगी जो उसको वो रिकग्नाइज़ कर रहा है भाई ये प्रॉब्लम है, इस पे मुझे अब काम करना है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आ जाएगा जी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशंस क्या होता है, दैट आर मेड विद द 5 सेंसेस। आपकी जो 5 सेंसेस हैं, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ टेस्ट, हेयरिंग और विजन, तो इन सब चीज़ों से आप उसे ऑब्जर्व करोगे, इधर जाके उस एरिया में जाके इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करोगे, या ये हो गया कि आप जो है वो किसी नेट के थ्रू कर लो, या किसी बुक के थ्रू उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लो, या फिर पब्लिक से बेसिकली आप ले सकते हो उसकी इन्फॉर्मेशन। तो ये बेसिकली बेटा 2 टाइप की हैं, एक है जी क्वालिटेटिव और एक है जी क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव हमारे पास जो होती है बेटा, क्वालिटेटिव का मतलब है जी, जैसे मैं एग्जांपल दूं कि क्वालिटी वाइज के पानी ठंडा है, ठीक है, पानी का जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वाटर का वो कूलर एज़ कम्पेयर टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब ये क्वालिटी है कि नॉर्मली पानी ठंडा होता है तो वो ठंडा होता है, ठीक है, और अगर वो गर्म है तो वो डेफिनेटली गर्म है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। अब कितना ज़्यादा है, हाउ मच इट इज़, तो उसके लिए आपको जो है वो क्वांटिटेटिव की ज़रूरत पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि क्वालिटेटिव में आप उसकी इतनी एक्यूरेसी नहीं दे सकते, इतना एक्यूरेट वैल्यू नहीं आ सकती जितनी आपकी क्वांटिटेटिव में आती है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन रेड पेन से मैंने लिखा हुआ है, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव। आपकी बुक में भी है कि हम क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस को ज़्यादा कंसिडर क्यों करते हैं एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव। तो उसमें जो बेसिकली आंसर वो यही है कि जो हमारे पास क्वांटिटेटिव है ये हमारे पास क्या होता है, इनवेरिएबल होता है, चेंज नहीं हो सकता, मैयरेबल, इजीली हम मैयर कर सकते हैं, और बेसिकली ये होता है किस चीज़ में, नंबर्स की फॉर्म है। तो नंबर्स हमारे पास एक एक्यूरेट है, जिस तरह 1 है या 2 है। अब ये कोई नहीं 1 2 के अलावा कुछ और बीच में आ जाए, हाँ पॉइंट्स में आएगा तो एक एक्यूरेट वैल्यू आ रही है आपके पास, ठीक है। लेकिन क्वालिटी वाइज अगर जो है वो पानी ठंडा है तो भाई ठंडा कितना है, ये क्वालिटी है, बस ठंडा है तो बस ठंडा है। अब कितना ठंडा है वो उसके लिए आपको क्वांटिटी की जो है वो बेसिकली ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने के लिए हमारे पास क्या है जी, हाइपोथेसिस बनता कैसे है। इसमें 2 क्वेश्चन आपके पास आते हैं जी, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेटेड, उसके लिए ये वाला हमारे पास आंसर मैंने लिखा हुआ है कि बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनाइज हिज और हर एंड अदर ऑब्जर्वेशंस इनटू द डाटा फॉर्म एंड कंस्ट्रक्ट अ स्टेटमेंट। अब जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं आइदर उसने खुद कलेक्ट की हैं, किसी से ली हैं, उसको डाटा की फॉर्म में गैदर करेगा, ठीक है, इकट्ठा करेगा, और एक स्टेटमेंट जारी कर देगा, स्टेटमेंट देगा जो उसकी ऑब्जर्वेशन को जो है वो प्रूव करने की कोशिश करेगा उसके आंसर को। दैट इज़ बेसिकली द हाउ हाइपोथेसिस फॉर्मुलेटेड, हाइपोथेसिस बनता कैसे, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखो हाइपोथेसिस की डेफिनेशन, दैट इज़ अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन से निकाली गई स्टेटमेंट को हम बोलते हैं जी हाइपोथेसिस, ठीक है जी। अब इसमें आप देखो इसके बाद क्वेश्चन है जी, एनलिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस। तो उसमें आप लिखो, नीचे मैंने लिखे हुए हैं हाई कैरेक्टरिस्टिक्स ये वाले। तो इसमें है सबसे पहले इट शुड बी ए जनरल स्टेटमेंट, ये जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट है जी हमारे पास टेंटेटिव आइडिया, एक प्रॉपर इसका कोई आइडिया भी हो, ये ना कि तुक्की किस्म की आप जो है वो स्टेटमेंट दे दो। नेक्स्ट है जी इट शुड एग्री विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन आपने दी है वो उससे रिलेट कर रही हो, ये ना कि ऑब्जर्वेशन बिल्कुल अलग थलग हैं, मतलब डिफरेंट हैं, उसकी सेंस ही नहीं बन रही हाइपोथेसिस की, उससे मिलती जुलती है। जितनी सिंपल फॉर्म में आप उसे प्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज़ द गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड हाइपोथेसिस। देन इट शुड बी ए टेस्टेबल एंड फॉल्सिफेबल, उस पर आप उसको टेस्ट कर सको, उसको एक्सपेरिमेंट उस पर कर सको, ये नहीं कि आप ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हो जिस पर एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको पेपर में भी आ सकती हैं, लिस्ट द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड हाइपोथेसिस में, ये आप सारे लिखोगे बेटा, बहुत ईजी हैं, मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड इसका स्टेप था, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अब इसके बाद हम लेते हैं जी फोर्थ स्टेप। और फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या है जी, डिडक्शन, ठीक है जी। तो हम डिडक्शन देख लेते हैं। डिडक्शन को आप देख लो, तो डिडक्शन हमारे पास क्या कहती है जी,
डिडक्शन है जी हमारे पास, दैट इज़ अ बायोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाइपोथेसिस। अब जिस तरह हमने पहले बात की स्टेप ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन से हमने निकाला हाइपोथेसिस, अब हाइपोथेसिस से जो निकाला दैट इज़ डिडक्शन। ठीक है, डिडक्शन जो है बायोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज है हाइपोथेसिस की। फॉर दिस हाइपोथेसिस टेकन एज ट्रू, उसके लिए आपको जो हाइपोथेसिस हमने बोला उसको ट्रू कंसिडर करना होगा आपने लिए, ठीक है, ताकि आप खुद अब कंसिडर करोगे तब आके जाके स्टेटमेंट दोगे। स्टेटमेंट में आप यूज़ करोगे इफ़ एंड देन, अगर ये ऐसी चीज़ होगी देन इट इज़, तो वो इस वजह से होगी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें जो हैं, दो वर्ड यूज़ करोगे तो दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली द फॉर राइटिंग द डिडक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन जो है बेसिकली बेटा मेन स्टेप होता है, जिसमें क्या करता है साइंटिस्ट ने जो अपना अभी तक हाइपोथेसिस दिया उसको अब वो प्रूव करके दिखाएगा। अगर उसका हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट तब होगा जब उसका जो रिजल्ट्स हैं वो इनकरेक्ट आएंगे, मतलब जो उसने सोचा था भाई मैंने इस वजह से ये ऑब्जर्वेशन दिया तो उसका ये रिजल्ट आना चाहिए, वो नहीं आ रहा तो इट्स मीन कि उसका हाइपोथेसिस गलत है। नेक्स्ट उसके बाद जो है हमारे पास अगर हाइपोथेसिस उस वक्त रिजेक्ट होगा जब एक्सेप्ट होगा जब उसका जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट थे वो ही आए हैं, देन जो है उसके जो एक्सपेरिमेंटेशन के बाद उसका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा। अगर नहीं हुआ तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा, नए सिरे से दोबारा से वो अपनी जो है वो रिसर्च स्टार्ट करेगा। ठीक है, इसमें दो ग्रुप्स आ जाते हैं, कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ये क्या चीज़ें ये पेपर में उसमें आपकी बुक में भी है, व्हाट इज़ अ कंट्रोल ग्रुप। बेटा दो तरह के ग्रुप साइंटिस्ट लेते हैं, एक में वो ऑर्गेनिजम्स डाल देते हैं जिनमें सारी कंट्रोल कंडीशंस हैं। ठीक है, उनको तमाम तरह के वेरिएबल, तमाम तरह के जो है वो कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या होता है कि एक कोई ना कोई वेरिएबल जो है वो स्किप कर देते हैं ताकि उसको फिर देखें जो रिजल्ट आ रहे हैं उनकी ग्रोथ, बिलफर्ज अगर कोई रैट्स ले रहे हैं तो उनकी ग्रोथ देखेंगे, भाई अगर वो एक वेरिएबल हटा दी तो उनकी ग्रोथ पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, और वही अगर वेरिएबल है तो कंट्रोल ग्रुप में क्या मतलब उनकी ग्रोथ है। ठीक है, तो ये इनको फिर इस तरह करके ना कंपैरिजन करते हैं। मतलब दो तरह के ग्रुप लेते हैं जिसमें जो है वो एक वेरिएबल मिस कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, वो है जी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ठीक है, 6 स्टेप है हमारे पास जी समराइजेशन ऑफ रिजल्ट। अब हमारे पास क्या है कि साइंटिस्ट ने जब यहाँ तक एक्सपेरिमेंट कर लिया, अब रिजल्ट आ गया, वो रिजल्ट को गैदर कैसे करना है, उस गैदरिंग को और एक्चुअल जो रिजल्ट है वो उस डाटा को वो इधर ग्राफ के फॉर्म में करें, इधर टेबल के फॉर्म में करें, चार्ट्स की फॉर्म में करें, वो सब चीज़ें आएंगी समराइजेशन ऑफ रिजल्ट में। अब रिजल्ट भी उसने गैदर कर लिया, सब कुछ कर दिया, लिख भी लिया, अब अपने रिजल्ट्स दूसरों से शेयर करेगा, रिपोर्ट करेगा उसको, ताकि लोगों को पता चले भाई ये इसने रिसर्च किया और उसका आंसर ही आया। उसके लिए लास्ट स्टेप पे रिपोर्टिंग द रिजल्ट। क्वेश्चन आ सकता है हाउ टू रिपोर्ट द रिजल्ट, तो इसमें यह है कि बायोलॉजिस्ट क्या करता है, जो उसकी फाइंडिंग्स आई हैं, जो उसके रिजल्ट्स आए हैं, वो शेयर करता है किसी साइंटिफिक जर्नल्स में। ठीक है, जर्नल्स होते हैं जिस तरह ये आपके न्यूज़पेपर्स होते हैं, इसी तरह जर्नल्स होते हैं साइंटिफिकली, जिसमें जो है वो साइंटिफिक रिसर्च जो है वो पब्लिश की जाती हैं। बुक्स में करेगा या सेमिनार्स करेगा इन नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, और फिर जो है वो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जाके वो जब सेमिनार्स करेगा तो वो अपने जो है फाइंडिंग्स उधर शेयर करेगा। तो ये था बेसिकली आज का, कि जिसमें हमने देखना है कि साइंटिफिक मेथड बेसिकली बायोलॉजिकल मेथड में कौन कौन से स्टेप्स हैं और किस तरह जो है हम उसको लेके चलेंगे। इसकी डिटेल अभी अगर आपको समझ नहीं आया पॉइंट्स, तो ये अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मलेरिया को उसको हम लेके चलेंगे एग्जांपल के तौर पे, तो उसमें आपको समझ आ जाएगी बट डिडक्शन किसे कहते हैं, एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं, और हाइपोथेसिस कैसे बनाते हैं, वो सब चीज़ें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। कुछ इसमें बात पूछनी हो तो पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।